हेलो क्लास। आज हम सैम्पल पेपर्स डिस्कस करेंगे जो हम लास्ट ईयर हमारे को हो नहीं पाया था कम्प्लीटली। शुरू से स्टार्ट करेंगे। कवर उतना पार्ट करेंगे जो कि हम अभी तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे हैं, आपको पैटर्न बताया था जिन बच्चों ने नहीं कर पाए जो अटेंड, तो उनके लिए कि हिंदी भी इंग्लिश भी है। तो हिंदी वाले थोड़ा टेंशन मत लें, ये पहले इंग्लिश कवर करते हैं जितना हो सकेगा। आज 40 मिनट्स उतना करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें आपका पैटर्न कैसे होगा, वही 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, 3 घंटे का होगा। 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन होंगे। 3 सेक्शन है, ए बी और सी। ए में जो होगा पहले 14 जो क्वेश्चन होंगे 1 से 14 तक 1 मार्क के होंगे, और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टिक करना है सही आंसर को। 15 से 21 के भी 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और उसमें केस स्टडी बेस्ड मतलब एक सिचुएशन दी है, जैसे आपको हिंदी इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है, एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से आंसर छांटने होते हैं। कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। तो ये क्वेश्चंस आएंगे 1 1 नंबर के। फिर उसके बाद जो है हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेक्शन सी है जो 22 से 27 नंबर का होगा, पहला भाग, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। फिर जो है फिर 28 से 29 2 क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे, तो 22 से 27 2 नंबर के क्वेश्चन, 28 से 29 3 नंबर के क्वेश्चन, और 30 से 33 के 4 क्वेश्चन जो है 4 नंबर के होंगे। 34 35 36 3 क्वेश्चन जो है 5 तरीके से होंगे। मतलब मैक्सिमम जो है आप छोटे छोटे क्वेश्चंस करके अच्छा नंबर लेके आ सकते हैं। तो इसीलिए इन पे फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, आपको समझने में इसीलिए दिक्कत ना आए, इसलिए ये चीज़ों की प्रैक्टिस, ये वाले जो क्वेश्चन आपके छोटे वाले क्वेश्चन, इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो ये वाले बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें आप कुछ भी आप लिख आएंगे। एक चीज़ मेरी सजेशन है सबको, कोई भी क्वेश्चन स्पेशली ऑब्जेक्टिव वाला कभी खाली मत छोड़िए। कोई आपको नहीं भी आता तो ज़रूर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 मार्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ताकि रह ना जाए, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट ज़रूर करके आइए, खाली मत छोड़िए। स्पेशली जो GHI के सेक्शन के बच्चे हैं, वो बच्चे खाली छोड़ाते हैं, क्वेश्चन देखते ही नहीं है, भरते ही नहीं है। आप और आंसर जो है आप मत लिखिए। आपको अगर डाउट है ना आंसर में, आप आंसर लिखिए मत, आप ऑप्शन का नाम लिख दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कई बार बाई चांस आप सही ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, पर अगर आप वो आंसर लिख लेते हैं फिर आपको जो लगता है, तो आपके करते हैं, कई बार लिखते कुछ और है और जो है सीरियल नंबर कुछ और डाल देते हैं, वो ये आपस में मैच नहीं हो पाता, जिस वजह से मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि उससे क्लियरली शो हो जाता है कि आपको नहीं आता वो क्वेश्चन। तो ये एक ट्रिक है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़िए, आइडियली तो आपको पढ़ के सही आंसर चूज़ करना है। नहीं आता मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आप क्या करिए कि वो 4 ऑप्शन दिए, ABCD 4 ऑप्शन होंगे, तो चारों में से जो आपको थोड़ा सा लगता है आप वो वाले का बस सीरियल नंबर लिख दीजिए जिसमें डाउट है। और ध्यान रखिए कि आप जो सीरियल नंबर लिखते हैं उसी उसी के आगे वाला वर्ड लिखें। कई बार आप वर्ड कुछ और लिख देते हैं, आप सीरियल नंबर सही लिखेंगे, जैसे इसका बी आंसर है मान लीजिए, तो बी लिख के आप लीजिए ये एंटीऑक्सीडेंट लिख देंगे। ठीक है, तो गलत लिख देते हैं, तो उस वजह से वो नंबर कट जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, बच्चे बहुत ऐसे गड़बड़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना, स्पेशली मल्टीपल चॉइस में तो कोई खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, तो नंबर अगर आपको चाहिए, आप कई बार हमें लगता है कि यही आंसर होगा, पर हम डर के मारे नहीं लिखते। ऐसा मत करिएगा। अपने 11th में भी बहुत बच्चों ने रिपीट करी थी रिपीट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई आंसर आपने छोड़ना नहीं है, अटैम्प्ट सब करके आइए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। पहले आप 1 मार्क वाले करिए, उसके बाद आप आ जाइए सीधा 4 5 बड़े बड़े नंबरों के ऊपर। तो बड़े बड़े नंबरों में कई बार आपको कुछ भी आपको प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं,
आराम से कुछ ना कुछ आपको उसमें से पता ही होता है, तो वो लिखा। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं, उनके लिए एक वो है, टिप है कि आप इस तरीके से नंबर ला सकते हैं। पासिंग मार्क्स लाने तो बहुत ईजी हो गए हैं आजकल। अब आ जाते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर। आइडेंटिफाई द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन फूड विच वॉज फाउंड बाय रिसर्चर्स दैट हैव फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ। तो देखिए ये जो है ना, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसकी डेफिनेशन एनसीईआरटी की बुक में से ही आएगी। आप चाहे हेल्थ बुक जो मर्जी ले लीजिए, आपको सबको एनसीईआरटी के लिंक भेज दिए हैं, सबको गूगल क्लासरूम पे सारे बुक्स अवेलेबल है। डेफिनेशन जो है वो आप एनसीईआरटी की ही पढ़िए, जो परिभाषा जो दी जाती है वो एनसीईआरटी की ही पढ़िए, और उससे बेस्ड क्वेश्चन जो कि स्पेशली बोल्ड में लिखी होंगी ना, वो ज़रूर पढ़ के जाइए। सब बच्चे एक काम करिए, अपनी कॉपी में जो भी जितनी भी डेफिनेशन आपको एक चैप्टर से रिलेटेड मिलती है, एक दिन बुक खोलिए और सारी डेफिनेशंस नोट डाउन कर लीजिए। वो एक दिन में एक बार ज़रूर देख लिया करिए, तो इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द विच वॉज फाउंड बाय रिसर्चर दैट हैव फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड इन्फ्लुएंस हेल्थ। ने जो नया ऐसा कोई पदार्थ निकाला है जो कि हमारे जिसकी जैविक गुण होते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो है वो है फाइटो केमिकल। ठीक है, फाइटो केमिकल इसका आंसर है। एग्जैक्ट डेफिनेशन में सब इसीलिए बोल रही हूँ कि ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आएगा, बहुत बहुत सारी है। चैप्टर 1 में भी डेफिनेशन है, 2 में भी डेफिनेशन है, 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में भी है, 6 में ज़्यादा नहीं है, बट 5 तक तो आपको डेफिनेशंस बहुत सारी याद करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए आप एक काम कर लीजिए, एक या तो कोई छोटी सी वो बना लीजिए, पैम्फलेट टाइप बना लीजिए जिसमें आप कलरफुल कलर से लिखिए डेफिनेशन, और वो आपके बहुत काम आएगी। वो आप देख लीजिए, एक अपने घर में एक जगह चिपका लीजिए, जो कि चलते चलते नज़र पड़ गई तो आपको वो याद हो गई। तो ये तरीका ये है कि आप इस तरीके से डेफिनेशन जो है वो याद कर सकते हैं। कलरफुल बनाइए, और जितना सुंदर लगेगी उतना आपकी नज़र जाएगी, आपको ध्यान लगेगा, और फिर आप उसको याद कर सकते हैं। तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं। ठीक है, आएंगे। पैटर्न याद रखिए, क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन बदल जाएगा, होगा इसी टाइप का। ऑप्शन है इसमें मिसेस वर्मा अवॉइड कंज्यूमिंग स्पिनच बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन न्यूट्रिएंट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका आंसर है ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जो है एब्जॉर्ब करने से बचाते हैं। तो श्रीमती वर्मा का पालक का सेवन इसलिए नहीं करते क्योंकि उसमें कोई गैर पोषक तत्व होते हैं। कौन से गैर पोषक तत्व है, आप देखिए, आप कैसे पहचानेंगे। फ्लेवोनॉइड्स कोई गैर पोषक तत्व नहीं है, आपके खाने में मिलता है। फिनॉल्स नहीं है, लैक्टोज, ये सब कोई गैर पोषक तत्व नहीं है। सिर्फ गैर पोषक तत्व है क्या, ऑक्जेलेट, जो कि नेचुरली आपको खाने में नहीं मतलब जो कि क्या करता है, कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है उसके अब्जॉर्प्शन को रोकता है बॉडी में। तो इसीलिए जो इनको पथरी की प्रॉब्लम होती है बेसिकली, उन्हें उनके जो पत्थर जो बनते हैं किडनी में या बॉडी के बाकी जो ऑर्गन्स में, वो होते ही कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं। तो इसीलिए जो है ये वाला जो ऑक्जेलेट वाला जो है ये पदार्थ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, पोषकता को कम करता है, उनके एब्जॉर्प्शन को हमारे शरीर में उपलब्ध होने से रोकता है। और इसीलिए जो है ये ये जो किसमें पाया जाता है, पालक में। तो आपको ऑप्शन ज़रूरी नहीं आपको पता हो, आपको बाकी चीज़ें पता होंगी। लैक्टोज चीनी होती है, फिनॉल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। ये फ्लेवोनॉइड्स जो चाय वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, ज़्यादातर ये भी है। तो इसीलिए जो है आपके बचे क्या, ऑक्जिलेट्स वाला। ऐसे ही कुछ आपको 2-3 हो सकते हैं, आएंगे डाउटफुल क्वेश्चंस, तो आपको करेक्ट ऑप्शन उस समय चुनना होगा। ज़रूरी अगर नहीं भी पता आपको, पहले तो कोशिश करिए, 2 ऑप्शन है तो जो उसमें से वो चूज़ करिए जो आपको थोड़ा इजी लगता है, जिसमें आपका थोड़ा गेस भी चल जाए। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो, बट ये वाला जो क्वेश्चन है जैसे ये है, इसका आंसर ऑक्जेलेट इसलिए क्योंकि ऑक्जेलेट जो है उसकी आप ऐसे गेस कर सकते हैं कि जो उससे आपकी पथरी वगैरह के जो स्टोन्स होते हैं वो इसलिए इससे बने होते हैं, तो इसलिए जो है वो ऑक्जेलेट इसमें राइट आंसर। थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल है इस क्वेश्चन का, सब बच्चे मुझे पता नहीं कर पाएंगे, और ऐसा अगर एग्ज़ाम में कोई और
तरीके का आ गया तो वो हो सकता है, बट इसमें फिर हमने छोड़ना नहीं है। आपको जो सही आंसर लगता है उसका बस ऑप्शन नंबर लिख दीजिए, ठीक है। इन वट वे जॉब इफेक्टिवनेस इन एनी वर्क कैन बी इम्प्रूव्ड, किस तरीके से जो है कार्य की जो इफ़ेक्टिवनेस है, कार्य जो होने की जो गति है उसको बढ़ाया जा सकता है। इफेक्टिवनेस मतलब कितने अच्छे तरीके से काम हो सकता है, कैसे बढ़ाएंगे, किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है काम को। पहला है इंक्रीजिंग एरर, गलतियां बढ़ा के, तो गलतियां तो हमें बढ़ानी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का को यानी कि अपनी मेहनत ज़्यादा करके अपना जो आपका आउटपुट है वो बढ़ा के उसको, जैसे प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप 1 मिनट में आपको कोई टॉफ़ी रैप करने का काम दिया गया, आपने 1 मिनट में 4 टॉफ़ी करी। पहले आपने 1 मिनट में आप 4 टॉफ़ी रैप कर पा रहे थे, ठीक है। फिर आपने क्या किया कि 1 मिनट में धीरे धीरे प्रैक्टिस करी और आप 1 मिनट में 8 कर पा रहे हैं, फिर आप 1 मिनट में 12 कर पा रहे हैं। तो ऐसे ही वो क्या हो रहा है, अपनी आप वो इफेक्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, कितने चीज़ काम आप कर पा रहे हैं, तो वो आ गया एक प्रोडक्टिविटी। रिड्यूसिंग एरर यानी गलतियाँ कम करके, गलतियाँ कम करके मतलब कि मान लीजिए कि जैसे सेम टॉफ़ी का रैपिंग का अगर मैं एग्जांपल दूं कि टॉफ़ी के रैपर लगाने, तो आप क्या कर रहे हैं कि वो खुल जाती है बार बार, या ऐसा इस तरीके से कोई गलती हो जाती है, या कोई बीच में मिस हो जाती है आपको मिल रही है, तो उस गलती को, या आपको काउंट करने को बोला गया, आपने 6 करी थी और आपने बोल दिया कि मैंने 8 करी है, तो वो गलती एरर हो जाता है। तो एरर को कम करके और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर आप जो है काम की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। 1810 में कैनिंग डिस्कवर किसने की थी, तो कैनिंग को एक आपको याद रहेगा अगर नाम, तो मैंने आपको बताया था एपर्टाइजेशन कहते हैं। तो इसीलिए जो है एपर्टाइजेशन नाम ही किस वजह से आया, क्योंकि निकोलस एपर्ट ने वो बनाई थी, तो इसीलिए 1810 में कैनिंग की मेथड किसने डिस्कवर की थी, निकोलस एपर्ट। इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है 1810 में निकोलस एपर्ट ने कौन सी मेथड बनाई, तो आप कहेंगे कैनिंग। या फिर एपर्टाइजेशन कौन सी मेथड को कहा जाए, तो आप कहेंगे कैनिंग। या फिर आ सकता है कि कौन से साल में निकोलस एपर्ट ने कैनिंग के डिस्कवर की, तो 1810। तो 4 तरीके हो गए कि क्वेश्चन को करने के, ठीक है। तो ये याद रखिए, और बाकी सब में से आपको पता है, आपने किसी का लुईस पैस्चर का नाम आ सकता है। लुईस पैस्चर ने पैस्चराइजेशन मेथड बनाई थी, डिस्कवर की थी। पैस्चराइजेशन किस में करते हैं, हम दूध में करते हैं। दूध में जो आपके घरों में दूध आता है पैकेट वाला, वो पैस्चराइज्ड दूध होता है। उसको तापमान मैंने बताया था आपको 60 से 65 के 60 से 70 के बीच में अलग अलग टेम्परेचर टाइम रेंज होती है, उस पर रखा जाता है और उसको उतने देर तक गर्म किया जाता है ताकि सारे जो जीवाणु बैक्टीरिया वो मर जाए। तो वो इसी तरीके से हो सकता है आपको पूछा जाए कि लुईस पैस्चर ने कौन सी मेथड डिस्कवर की, या कौन किसने पैस्चराइजेशन डिस्कवर की, तो ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये वाला आपने अभी हमने रिसोर्स मैनेजमेंट का भी नहीं किया, या हम नहीं कवर करेंगे। फिर आ जाता है, ये वाला भी हमने नहीं किया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला हमने किया हुआ हमारे पे हो चुका है। मैच द फॉलोइंग, मैन्युफैक्चर्ड फूड, मेडिकल फूड, फॉर्मुलेटेड फूड, सिंथेटिक फूड। देखिए मैन्युफैक्चर्ड फूड, अब इसमें किसके अकॉर्डिंग पापड़ है और ब्रेड भी हो सकता है, आप कहेंगे मैन्युफैक्चर्ड, क्योंकि ब्रेड भी कहाँ बनता है, फैक्ट्रियों में बनती है दोनों चीज़ें, ठीक है। फ़र्क ये है कि देखिए मेडिकल फूड तो क्लियरली हमें पता है कि आपका है लैक्टोज, सॉरी मेडिकल फूड है लैक्टोज फ्री फूड, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट एक बीमारी होती है, तो उन लोगों को दूध में से लैक्टोज निकाल के दिया जाता है, तो मेडिकल फूड में आ गया लैक्टोज फ्री में। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर आपका सैम्पल मतलब पेपर इतना डिफ़िकल्ट लेवल का आ रहा है, तो आप अलर्ट रहिए कि आपका वो कि अगर ऐसा ही मान लीजिए आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप प्रैक्टिस करिए, एक एक चीज़ बुक में जो आप पढ़ते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी पे फोकस ज़रूर करिए। इसमें कौन से एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या आपको बताया गया है, मैं कोशिश करूँगी कि खुद भी कुछ क्वेश्चन इसमें से बनाऊँ 1 मार्क के, क्योंकि जो लेवल इस सैम्पल पेपर का है थोड़ा सा अलार्मिंग है कि
अगर ऐसा पेपर एक्चुअल में आपका बोर्ड में आ गया तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोशिश आप अपने लेवल पे भी एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़िए, क्या उदाहरण दिए हैं, कैसे एग्जांपल्स दिए हैं, क्या डेफिनेशन में किन किन वर्ड्स पे फोकस किया गया है, किसने कौन सी मेथड डिस्कवर की, क्या किया, सबको अच्छे से करना ज़रूरी होगा। ठीक है, एक बार हम चैप्टर्स कवर कर ले, फिर हम एक बार कोशिश करते हैं एक एक वर्ड वाइज चैप्टर रीड करेंगे, तभी क्लियर हो पाएंगे वो। ठीक है, स्पेशली जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। फिर आता है आपका, देखिए, मेडिकल फूड, लैक्टोज फ्री मिल्क आ गया। फिर फॉर्मुलेटेड फूड है, फॉर्मुलेटेड मतलब जिसमें फॉर्मूला लगेगा, मतलब कि 1 ग्राम ये, 2 ग्राम ये, 3 ग्राम ये, 4 मिलीलीटर ये, ऐसे कुछ ना कुछ उसमें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और वो अलग अलग अमाउंट में डाली जाती हैं। तो इसी तरीके से जो ब्रेड के प्रीमिक्सेस मिलते हैं, प्रीमिक्सेस यानी कि जैसे मान लीजिए उसमें फ्लोर जो है वो, अब आटा इतना डाल दिया, चीनी इतनी डाल दी, इस खमीर जो ईस्ट होती है वो इतनी डाल दी, और दूध जो है वो इतना डाल दिया। तो वो इतना डाल के फॉर्मूला वाइज उन्होंने क्या करा, पैकेट बना देते हैं कि फिर आप उसमें थोड़ा सा उसको पानी डालिए, उसको बेक करिए, तो आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से इसलिए वो ब्रेड जो फॉर्मुलेटेड फॉर्मूला वाले में आ रही है। सिंथेटिक फूड जो है वो एंजाइम जो है नकली जो बनाते हैं, सिंथेटिक फूड हो गया। सिंथेटिक मतलब बनाया, क्रिएट करना फूड को। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। तो इसी तरीके से आपको फूड प्रोसेसिंग वाले पे भी फोकस करना पड़ेगा। Salmonella exists in intestinal tract of animals, raw milk, eggs, but it can be destroyed by। हाँ, ये जो आपको उसमें भी ऑनलाइन क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया था मैम ने कि जो है साल्मोनेला जानवरों में पाया जाता है। ठीक है, और जानवरों में जैसे कि मिल्क में मिलेगा, अंडे में मिलेगा या मीट में मिलेगा। पर क्या होता है साल्मोनेला में, जब उसको हीट करते हैं तो वो मर जाता है। तो इसीलिए जो है वो हीट करा हमने, जैसे कि मीट पे सैल्मोनेला था, बट हमने मीट को कुक किया तो पकाने पे वो ख़त्म हो गया। पर अगर आपने मान लीजिए मीट को कट किया अपने, यहाँ कोई और अंडा है, अंडे को आपने फेंटा, कुछ भी नहीं, अंडे को फेंटने के, ऑमलेट बनाने के लिए फेंट दिया, अब उसी कटोरी में आप अच्छे से ना धो के उसी कटोरी में आप फल फ्रूट वगैरह खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो सैल्मोनेला कटोरी में आ गया और आपने फल के साथ खाया, तो वो फल को तो आपने हीट नहीं किया पकाया खाने से पहले, तो इसलिए क्या हुआ, वो आपके बॉडी में चला गया और आपको फूड पॉइजनिंग की बीमारी हो जाती है। तो इसीलिए जो है पकाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली जो बैक्टीरिया हैं वो कब मर जाते हैं, गर्म करने से मर जाते हैं। बाकी मरते, मैं बताऊँ एक ट्रिक ये है कि कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, डीप फ्रीजिंग, इसमें बैक्टीरिया मरते नहीं हैं, वो कि उनकी इनएक्टिव हो जाते हैं, काम नहीं करते बस, और जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे वापस एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डिस्ट्रॉइंग का तरीका ही हीटिंग होता है, या आप जैसे सैनिटाइजेशन बोलते हैं, सैनिटाइज कर देते हैं हम चीज़ों को, उसके थ्रू डिस्ट्रॉय होते हैं बैक्टीरिया। फ्रीजिंग करने से या ठंडा करने से कोई भी बैक्टीरिया मरता नहीं है, इनएक्टिव हो जाता है, काम नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये ट्रिक इसकी ये है याद करने की कि आपको किल करना है तो आपको उसको गर्म करना होगा, या फिर आपको उसमें केमिकल्स का प्रयोग करना पड़ेगा उसको किल करने के लिए। ठीक है, या रेडिएशन होती है मेथड की, वो क्या माइक्रोवेव कर दिया, या आपने एक्सरे में से निकाल दिया, तो ऐसे रेस वगैरह जो होती है यूवी रेस से, इन सब से मर जाते हैं। पर बाकी जो मेथड है ठंडा करने वाली मेथड से, वो सिर्फ इनएक्टिव होते हैं, वो काम नहीं कर पाते उस समय पर। डैश ये वाला भी हमने नहीं किया, ये हम नहीं करते। ठीक है, ये द वर्ड ergonomics was derived from two Greek वर्ड। अर्गोन मतलब वर्क और नॉमिक्स मतलब नेचुरल लॉज, यानी कि जो नेचुरल नियम है, जो पर्यावरण के नियम है, हमारी प्रकृति के नियम है, उसके अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो उसको अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब कि आपको क्या करना है, आपने जो जैसे का वर्किंग स्लैब बनाए हैं, आपको लैपटॉप पे ही काम करना है फॉर एग्जांपल,
तो आप क्या करें, कंप्यूटर पे टेबल पे आपने बैठ के काम करना है, तो आप क्या करें, आपकी चेयर जो है, आपका पोस्चर तो नेचर ने बताया ऐसे बैठ इस तरीके का होना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम जो लैपटॉप या कंप्यूटर को हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हम नहीं रखते, या टेबल बहुत छोटा है या बहुत ऊंचा है, तो फिर क्या होता है, हमारी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, हर जगह स्ट्रेन पड़ता है। तो इसीलिए हमें चेयर को अपने पहले सेट करना चाहिए, चेक करना चाहिए हमारे पैर जो ज़मीन पे आ रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पीठ के साथ हमारे चेयर के, ये, और आंखें स्ट्रेट हैं, स्क्रीन का जो है बिल्कुल हमारी आंखों को हॉरिजॉन्टली आ रही हैं। इस तरीके से जो है हमें पोस्चर अपना मेंटेन करना पड़ता है। तो इस इन तरीके और ऐसे कई तरीके के एर्गोनॉमिक्स टूल्स आते हैं, जैसे पोस्चर बैक का सही रखने के लिए वो आते हैं, स्पेशल टूल्स आते हैं जिससे आप कर सकते हैं, चेयर्स आती हैं ऐसी, ठीक है। तो ये होता है एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो कि आप जब काम कर रहे हैं तो उस आपकी जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही अपना काम करें, ताकि आपके शरीर पे ज़्यादा दबाव ना डले, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये एक आपकी शोला है आर्ट, और ये कहाँ की है, उड़ीसा की है। और ये वाली जो है, ये वर्ली पेंटिंग है, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की। तो याद रखने का तरीका क्या है, जो एक तो इसमें जो है वो आप देखेंगे कि इसमें आपको हिरन वगैरह मिलेंगे, ठीक है, वर्ली पेंटिंग में। ये जैसे का इसमें ये हेलिक्स बनी हुई है, ये ऐसी शेप आएगी आपको, ये लोग जो वाइट कलर की पेंट का इससे होगा, ये इसमें जो पुराने के जो लोगों को दिखाने के एक तरीके होते हैं, ठीक है। और ये वाली जो होती है शोला, वाइट कलर की होती है, ठीक है। तो ये शोला शिल्प जो होता है वो ये एक तरीका होता है पता करने का, ये उड़ीसा की होती है, ठीक है। अगला है ड्रॉ द स्टैंडर्डाइजेशन मार्क फाउंड इन सिल्क, प्योर सिल्क गारमेंट। जो प्योर सिल्क है उसके ऊपर, या बाकी के भी तो हमने ये वाला चैप्टर करा नहीं है, पर जितने आपने अभी तक स्टैंडर्ड पढ़े हैं, जैसे FSSAI का मार्क कैसा दिखता है, FPO का मार्क कैसा दिखता है, ISI का कैसा दिखता है, सबको बनाना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में मिलता है। इसीलिए आपको MCQ टेस्ट लिया था, उसमें सारे क्वेश्चंस हमने इसी तरीके के डाले थे, तो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिए, ठीक है। ये वाला हमने नहीं किया। हाँ, नेक्स्ट है आपका जो आफ्टर स्कूलिंग योर एल्डर सिस्टर कंप्लीटेड हर ट्रेनिंग इन दिस ECCE सजेस्ट टू वेज एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल टू हर। तो आप क्या कह रहे हैं, इसमें 10वीं के बाद जो ये 12वीं के बाद आपकी सिस्टर है, उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर पे और एजुकेशन पे ट्रेनिंग ली, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। तो ये वाले के ऊपर उन्होंने ली। अब उन्हें क्या कर सकते हैं, टू वेज एम्प्लॉयमेंट। देखिए, दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपका आएगा वेज, वेज मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपना कार्य है, एंटरप्रेन्योरशिप जो कहते हैं, खुद का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो वेज एम्प्लॉयमेंट दिया गया स्पेसिफिकली, आप मेंशन करेंगे कि आप कहाँ कर रहे हैं, नर्सरी स्कूल में काम कर रहे हैं, डे केयर सेंटर में काम कर सकते हैं, तो या ऐसी किसी प्री स्कूल में काम कर सकते हैं, आंगनवाड़ी में काम कर सकते हैं, या फिर किसी इन बच्चों से रिलेटेड ही कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो उसमें आप काम कर सकते हैं, नौकरी करेंगे, आपको उसकी सैलरी मिलेगी। अगर ये क्वेश्चन दूसरा आता कि सजेस्ट टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हर, तो आप लिखते कि वो अपना कोई क्रैच खोल सकती है, अपना नर्सरी स्कूल खोल सकती है, अपना कोई प्रोजेक्ट में लोगों को ले सकती है, लोगों को ट्रेन कर सकती है, इसी की जो ट्रेनिंग है ना, इसी के लिए वो लोगों को ट्रेन और कर सकती है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। कोचिंग सेंटर वगैरह ऐसा कुछ खोल लिया, डे केयर सेंटर खोल लिया। What two skills should Sudha possess to work as an early child? तो स्किल्स का वही हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया, क्या होने चाहिए, बच्चों से जो भी डील करना है तो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, उतनी पेशेंस होनी चाहिए, रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए अपने काम को लेकर, ठीक है। तो ये सब, और उसके लिए उससे पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये उसके कुछ होने चाहिए जो कि इसको स्किल डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट सेक्शन बी पे। सेक्शन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपको केस स्टडी दी गई है, ये आपने पढ़नी है अच्छे से पहले। मैल न्यूट्रिशन इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ एटलीस्ट 50% ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज।
तो कुपोषण जो है 50% से अधिक जो मौतें होती हैं 5 साल के बच्चों में उसका कारण है। यानी मान लीजिए अगर 30,000 बच्चों की एक साल में मौत होती है तो 30,000 में से यानी 50% यानी 15,000 बच्चे जो है वो कौन से हैं, 5 साल तक के बच्चे जो है वो मैल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण मरते हैं। ठीक है। द स्टैटिस्टिक्स ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम इन आर कंट्री रिवील एन अलार्मिंग। और ये जो है ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत ही सतर्क रहने की हमें इसके लिए ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इन्फेंट्स बॉर्न इन इंडिया लो बर्थ वेट। अब इसमें क्या डेटा दिया हुआ है, 1/3 जो बच्चे पैदा होते हैं हिंदुस्तान में वो पैदा होते ही बर्थ वेट उनका कम होता है, कमज़ोर होते हैं बेसिकली। लो बर्थ वेट में हैव एडवर्स इफेक्ट थ्रू आउट देयर ग्रोइंग ईयर। और एक बार बच्चा जो है पैदा हुआ जो उसका बर्थ वेट कम है, पैदा होते समय वज़न कम है, भार कम है, तो उसे पूरी ज़िंदगी कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लगती रहेगी और उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और उसके इस वजह से वो है चाइल्ड थोड़े समय बाद हो सकता है वो कम नहीं कर पाए ये सब चीज़ें और उसकी डेथ हो जाए, मतलब बच्चा 1 साल तक का जो क्रिटिकल पीरियड होता है सर्वाइव ना कर पाए। एक होता है इन्फेंट मोर्टालिटी यानी पैदा होते ही मृत्यु हो जाती है, दूसरा जो है चाइल्ड मोर्टालिटी है, थोड़ा बड़ा होकर बच्चा नहीं झेल पाता सिचुएशन और बीमार रहता है, इस वजह से मृत्यु हो जाती है। देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ ग्रोथ रिटार्डेशन अमंग प्री स्कूलर। अब आ गए प्री स्कूलर यानी कि 3 साल से पहले के बच्चे फ्रॉम और उनमें जो है हाइट वगैरह ग्रोथ रिटार्डेशन की समस्या आती है एंड ऑलमोस्ट हाफ द चिल्ड्रन सफ़र फॉर माइल्ड एंड मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन। और उसमें से जो आधे बच्चे हैं 50% बच्चे हैं उनको कुपोषण की समस्या होती है। ठीक है, ये आपको दिया गया है कि सिचुएशन आपने बताया आगे ये समस्या है। ठीक है, अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट सफ़र फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब बताया बच्चे और एडल्ट दोनों को माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी कि विटामिन्स की या खनिज की कमी जो है वो उनके शरीर में होती है। तो ये समस्या होती है बहुत ज़्यादा लोगों को। कॉमन कौन से दिया, आयरन, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, इन सब से जो मेजर जिनकी कमी होती है शरीर में ये खनिज लवण है, विटामिन है। अब ये आपको बता दिया। अब इन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज आर रेफर्ड टू एज। ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को और क्या कहते हैं, गोइटर, हिडन हंगर, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, अनीमिया। आंसर क्या है, हिडन हंगर। क्यों, छुपी हुई भूख हमने पढ़ा था। छुपी हुई भूख ऐसी भूख होती है जो कि देख के हम पहचान नहीं पाते पर अंदर ही अंदर होती है। अब कुपोषण हो तो हमें कमज़ोर बच्चा दिख जाएगा, जो ओवर न्यूट्रिशन होगा, अति पोषण होगा, मोटा भी इंसान हमें नज़र आ जाएगा। पर जब अगर उसे विटामिन और खनिज लवण जो उसके शरीर के अंदर जो है पाए जाते हैं उसकी कमी है या नहीं, वो उसकी सिम्टम्स पर डिपेंड करता है। सिम्टम्स यानी कि कमज़ोर, मतलब थकान हो जाती है बहुत जल्दी, आंखें कमज़ोर हो जाती है, बेहोश हो जाता है, ये चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स पे बेस्ड होती है। या उसका क्या हमें उसके ब्लड टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं तब पता चलता है, इसीलिए उसे हिडन हंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएट कॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का सबसे प्राथमिक कारण क्या है, वो क्या है, डाइटरी, भोजन कम लेना, पढ़ाई कम, इसके बारे में जानकारी कम होना, हेल्थ की समस्या कम होना या सफाई ना होना। तो कुपोषण अंडर न्यूट्रिशन तो खाने से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले अगर भोजन ही नहीं होगा तो शरीर में कुछ जाएगा नहीं, तो बाकी चीज़ों का क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए इनएडिक्वेट, पहला इसका कारण यही है, इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हेन द हाइट ऑफ चाइल्ड इज लेस देन द एडिक्वेट ऑफ एज। जब उसकी हाइट और एज बैलेंस नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, हाइट और एज बैलेंस नहीं है। हाइट आ गई तो यानी कि हाइट कम है, हाइट कम है तो वो किस में आता है, स्टंटिंग में आता है, यानी कि बोनापन कहते हैं इसको, है ना। इसीलिए जब एक इंसान की हाइट, लंबाई जो है वो एज के हिसाब से नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, बोना इंसान कहते हैं, बोनापन होता है। ठीक है, बाकी की जो है आपकी हाइट फॉर वेट होता है तो वो आपका वेस्टिंग आता है, वेट फॉर एज आता है तो वो अंडर वेट आता है। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? एंड लार्ज थायराइड नोन एज गोइटर, जो बड़ा थायराइड है वो गोइटर होता है, हाँ सही है। इज़ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, और वो क्यों होता है गोइटर? आयोडीन की कमी की वजह से होता है, हाँ जी बिल्कुल सही है कि आयोडीन की कमी की वजह से हमारा जो थायराइड की ग्रंथि बढ़ जाती है और उसे गोइटर कहते हैं, सही है। हीमोग्लोबिन इज रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट ऑक्सीजन इन द बॉडी, शरीर में प्रोटीन होता है, हमारे खून में प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, वो जो है उसमें वो ऑक्सीजन लेता है और शरीर के पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये सही है बिल्कुल। ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन आर एडवर्सली इफेक्टेड, विटामिन ए की कमी से बच्चों की हाइट जो है वो सही नहीं रह पाती, ठीक, उनकी हाइट नहीं, सॉरी ग्रोथ है, ग्रोथ सही नहीं रह पाती, तो ये जो है ये भी सही है, बिकॉज ग्रोथ में इन्होंने कंफ्यूजिंग है थोड़ा, मुझे भी इसमें डाउट था कि ग्रोथ से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट वो विजन जो है वो भी ग्रोथ में ही आता है, तो इसीलिए जो है आँखें सही, नज़र सही नहीं आती तो बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट आएगा। इसके अलावा विटामिन ए जो स्किन वगैरह के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। प्रोटीन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड मेरास्मस, नहीं, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है वो, सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। नाउ कमिंग टू सेक्शन सी, जो में हमारे आएंगे 2, 3, 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन, ठीक है। 2 पे आ जाते हैं। हेल्दी एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव एनवायरनमेंट, राइट एनी 4 ways बाय विच अ टीचर कैन क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट इन हर क्लास। एक हेल्दी स्वस्थ एनवायरनमेंट जो है वो सकारात्मक पर्यावरण होता है, ये सेंटेंस दिया उन्होंने। राइट एनी 4 ways बाय विच अ टीचर कैन क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो 4 आपने तरीके बताने कि एक क्लास में पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। आप अपने बता सकते हैं कि जो है टीचर बच्चों के साथ अच्छे से बात करे, उनकी मदद करे और उनकी समस्याओं का हल निकाले, ठीक है, बच्चों की बात सुन रही हैं, उनको डांटे ना, उनको मारे ना, तो ये सब ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वर्क एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। बच्चे उनके साथ पॉजिटिव रहे, टीचर बच्चों के साथ पॉजिटिव रहे, तो ये इसके तरीके हैं, सिंपल सा कॉमन सा। राइट एनी 4, इसी तरह इसके अलावा वहाँ पे जो है कुछ भी बच्चों का जो है नोटबुक्स के लिए कोई टाइम टेबल प्रॉपर बनाओ, उसी को फॉलो करें, बहुत सारे इसके तरीके आ सकते हैं लिखने के आंसर। राइट एनी 4 पर्सनल, अभी इसका आंसर की से भी एक बार देख लेते हैं कि आंसर की के में रिक्वायर्ड क्या होगा, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। पेइंग एडिक्वेट अटेंशन टू, स्टूडेंट की नहीं ज़रूरतों को पूरा करना। बिल्डिंग पॉजिटिव वर्क क्लाइमेट, बच्चों को खुश रखना, मतलब उनके साथ खुशी से बात करना। मोटिवेटिंग स्टूडेंट, काम करने के लिए उनको बढ़ावा देना। बीइंग फेयर एंड ट्रीटिंग स्टूडेंट इक्वली, किसी के साथ भेदभाव ना करना। तो यही सिंपल से जो है हम डेली लाइफ में करते हैं उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। राइट एनी 4 पर्सन एक्टिव शुड पोजेस बाय एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को क्या होना चाहिए? पहले तो हमने कहा कि नौकरी में शुरू में क्या रिस्क होता है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, मतलब को अपने आप ही उसको लोगों को भी आगे लेके चलना है और खुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए। एक ये हो गया, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और नए नए आइडियाज़ होने चाहिए। तो ये कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स क्वालिटीज़ जो होने चाहिए कि अगर किसी को अपना खुद का काम नया शुरू करना है। तो इसमें क्या दिया गया? वर्क हार्ड वही है, नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए, हैविंग करेज टू टेक रिस्क रहने वाला, हाँ रिस्क इंपॉर्टेंट है, रिस्क लेना, एबिलिटी टू प्रिपेयर एंड हैंडल मैनी टास्क, और मल्टी टास्किंग होना चाहिए, एक साथ 4-5 काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। फिर आता कंपेयर टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फूड डाइट बेस्ड अप्रोच यूज टू कम्बाट पब्लिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। दो एडवांटेजेस, दो इसके फ़ायदे और दो नुकसान बताने हैं डाइट बेस्ड अप्रोच के। हमने बहुत अच्छे से भी किया ये वाला क्वेश्चन, हमने इसी तरीके से किया था कि डाइट बेस्ड अप्रोच जो होती है उसका डाइट बेस्ड मतलब आप फूड उनको दे रहे हो या उससे रिलेटेड एजुकेशन दे रहे हो। फ़ायदे ये होंगे कि एक लॉन्ग टर्म होती है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, ठीक है। फ़ायदे ये होते हैं कि लंबे समय तक चलेगा और इसका कोई नुकसान नहीं होता। डिसएडवांटेजेस ये होती हैं
कि ये स्लो प्रोसेस है और बड़ा लोगों तक पहुंचने में इसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज नुकसान होते हैं। ठीक है, आंसर की में क्या दिया हुआ है? आंसर की में वही है कि फूड एंड डाइट बेस कॉस्ट इफेक्टिव, हाँ ये भी है, पैसे ज़्यादा नहीं लगते, कवरेज ज़्यादा होती है। डिसएडवांटेज होते हैं, रिसर्च चाहिए होते हैं, लॉन्ग टर्म डाइटरी बिहेवियर चेंजेस की ज़रूरत है, वो समय ज़्यादा लग जाता है इसमें। ठीक है, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो ये आपका आ गया। इसके अलावा जो हमने जो पॉइंट्स अभी डिस्कस करे वो भी आ गया। गेव में अभी हमने कवर नहीं किया है, वाला भी नहीं हुआ। फूड हैजार्ड कैन एंटर और कम इनटू फूड एट एनी स्टेज ऑफ द फूड चेन, देयरफॉर एडिक्वेट कंट्रोल थ्रू द फूड चेन इज एसेंशियल। तो फूड हैजार्ड जो खतरा है वो कहीं से भी आ सकता है फूड में, इसीलिए जो है उसे हर स्टेज पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, उसको रोकना ज़रूरी है। एक्सप्लेन थ्री वेज विद टू फीचर ऑफ ईच टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी, ऑल्सो स्टेट टू इम्पोर्टेंस ऑफ FSS से 2006। ठीक है, तो इसमें बताना है कि आप 3 तरीके बताएंगे विद टू फीचर टू ईच टू इंश्योर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। मतलब कि आपने 3 तरीके पहले तो बताने हैं कि आप फूड सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं। सेफ्टी एंड क्वालिटी, हाँ इसमें GMP आ गया। अच्छा, इसमें इस तरीके से देना है उन्होंने, GMP, GHP और हैसप। GMP, GHP, हैसप, ट्रिपल 3 तरीके हो गए, 3 मेथड हो गई। ठीक है, और टू इम्पोर्टेंस ऑफ टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी टू होलसम ह्यूमन कंजम्पशन एंड दिस। ठीक है, तो इसमें ये वाली चीज़ें आ गई। एक GMP, GHP है सब, इनके बारे में आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है। और नहीं, जैसे मैंने आपको ये चीज़ नहीं याद आ रही तो कवर तो इसी में ही सब कुछ होता है। जैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग में जो आपका सारी टेक्निक्स ऐसी यूज़ होती हैं, कंटामिनेशन होता है। गुड हैंडलिंग में हाइजीन वगैरह का आ गया आपका। हैसअप में भी सारे बायोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह होते हैं। ठीक है, आप वो लिख person and food product development, तो elaborate on 8 knowledge and skill required by a personnel involved in food product development। किसी को कोई नया फूड प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसमें क्या 8 नॉलेज और स्किल होनी चाहिए। पहला तो उसमें क्रिएटिव होना चाहिए, फूड की तरफ उसको इंक्लाइंड होना चाहिए, उसके बारे में उसको थोरो नॉलेज होनी चाहिए, उसको इंटरेस्ट होना चाहिए। उसको अगर कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है तो उसको जिस क्रिएटिव आइडियाज़ आने चाहिए, उसको लेबलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, उसको लोगों के उसके बारे में पता होना चाहिए कि लोगों को किस चीज़ की अभी ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कि अब कोरोना चल रहा है तो कोरोना में लोगों को इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ बनाएं जो कि क्या हो, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा सके। तो ऐसा ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आई कंपेयर 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ट्यूब फीडिंग एंड इंट्रावीनस फीडिंग एंड ऑल्सो गिव 3 ऑब्जेक्टिव डाइट थेरेपी एंड रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट। तो ये हमने इंट्रावीनस और ट्यूब फीडिंग पढ़ा। ट्यूब फीडिंग में क्या किया जाता है, तो आपके मुंह में या नाक में ट्यूब डाली जाती है और उसके थ्रू जो है खाना दिया जाता है। खाना फिर भी सॉलिड मतलब कुछ लिक्विड फॉर्म में होगा बट फूड होगा। जो इंट्रावीनस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं, जैसे कि आपका सीधा एनर्जी डाल दी, ग्लूकोज जैसे चढ़ता है तो ग्लूकोज सिर्फ चीनी शुगर ही डल रही है डायरेक्टली। इस तरीके से प्रोटीन का पूरा अमीनो एसिड दिए जाते हैं, इसी तरीके फैट के भी फैटी एसिड, तो वो पूरा रिफाइनल न्यूट्रिएंट होता है वो डाला जाता है इंट्रावीनस में। ट्यूब फीडिंग में जौन सा बॉडी का पार्ट वर्क कर रहा है, जैसे कि अगर मुंह नहीं कर रहा तो नाक से डाल दिया, अगर पूरा माउथ नोज कुछ नहीं कर रहा स्टमक में डाल दिया, स्टमक नहीं कर रहा तो इंटेस्टाइन में डाल दिया, तो वो चीज़ होती है इसमें। और डाइट थेरेपी और उसके रोल, और डाइट थेरेपी का फ़ायदा क्या होता है, 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट थेरेपी एंड रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का रोल ये है कि क्योंकि डॉक्टर्स जो होते हैं वो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट डाइट की तरफ करेंगे। और अगर कोई इंसान दवाई ले रहा है और अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहा तो फिर वो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिले हो जाती है। तो इसीलिए जो है वो ज़रूरी होता है कि वो डाइट थेरेपी ले ज़रूर प्रॉपर तरीके से अपने कंडीशन, और हर कंडीशन में फूड की डाइटरी रिक्वायरमेंट्स खाने की आवश्यकताएं बदल जाती है। तो इसलिए जो है वो चीज़ ये नॉलेज होनी
ज़रूरी होती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर जितना अभी तक हमने किया उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कई क्वेश्चन में मुझे खुद डाउट हो जाता है कि इसमें ये चीज़ आनी चाहिए या वो चीज़ आनी चाहिए, बट एग्जामिनर के पास पूरी आंसर की होगी, तो वो आंसर की के बेसिस पे आपको देखिए, मैंने कहा अगर आपने आंसर सही लिखा और प्रॉपर ऑर्गेनाइज, जैसे मैंने ये वाले का बताया आपको, इसमें आपने पॉइंट्स लिखे सारे पर आपने वो उस तरीके से, तो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको देखिए तो उसमें कम से कम 3 तो मिल ही सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आप जो है वो वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रॉपर पता चलेगा कि पैटर्न क्या होगा। नहीं करेंगे, नॉर्मली लिखेंगे तो फिर जो है आप, अगर आपको नॉलेज है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बट अगर प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के एक्स्ट्रा मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, तो फुल ऑन फुल चाहिए तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो ट्यूब फीडिंग के न्यूट्रिशनली कम्प्लीटली फीड डाले जाते हैं थ्रू ट्यूब्स पेशेंट को जिनको गैस्ट्रोनॉमिकल ट्रैक नहीं चल रहा, इंट्रावीनस में ड्रिप डलती है और सोल्यूशन डलते हैं पेशेंट जिनको गैस्ट्रोनॉमिकल नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। ठीक है, इसमें है गैस्ट्रोइंटेस्टाइन चल रहा है, इंटेस्टाइन तक डल जाता है, इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं चलता। सबसे एंड स्टेज पे हम इंट्रावीनस देते हैं। ऑब्जेक्टिव डाइट थेरेपी फॉर्मुलेशन टू मीट द नीड ऑफ पेशेंट्स, कंसिडरेशन उनकी डाइट हैबिट्स का देखा जाता है, उनकी डिजीज़ कंडीशन का देखा जाता है, उनकी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी सही होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से दूर रहते हैं। इसके रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उन्हें ही पता होती है, सबकी पर्सनल स्टेजेस के अकॉर्डिंग ध्यान रखते हैं, प्रमोट हेल्थ और उसके अलावा हॉस्पिटल वगैरह में भी प्रमोट करते हैं, और मैनेज फूड सर्विस वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इसमें ये वाले 2 पॉइंट नहीं लिखे हमने कि वो बाकी जो है हॉस्पिटल के बाहर और बाकी सेटिंग में भी वो अवेयरनेस पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमने नहीं लिखा था, वो डिस्कस किया था, तो ये वाला आ गया। सो ये आपका अभी तक का जितना पोर्शन हमारा कवर हुआ है उसका सैम्पल पेपर है। आई होप आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ डिस्कस करने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। एक बार हमेशा थोड़ा टाइम मिलता है, अब आपके कुछ छुट्टियां हैं 4-5 दिन, तो मैं क्वेश्चंस वगैरह डेवलप करूँगी और नेक्स्ट चैप्टर से फिर उसके कंटेंट डेवलप करेंगे, और जितना हो सके उतना थोड़ा सा अब हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। ओके, थैंक यू क्लास।